ईटेनॉ स्वदेश में शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि भाई ऑटो सेक्टर में क्या इस समय हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एंट्री लेवल कार नहीं बिक रही हैं, एंट्री लेवल बाइक नहीं बिक रही हैं, मगर लग्जरी कार्स बिक रही हैं, एसयूवीज बिक रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कस्टमर नहीं है, मगर क्या कस्टमर इस समय बदल चुका है और क्या यह नया हिंदुस्तान जिससे हम बोल रहे हैं उसका नया कस्टमर है? निकुंज जी, इसको समझने के लिए पहली चीज तो हम लोगों को ये समझनी होगी कि जो मोटरसाइकिल का कस्टमर है, 70% कस्टमर की आय 40,000 रुपए तक की है। तो ये एक अलग श्रेणी का कस्टमर है। कार का कस्टमर बिल्कुल अलग है। जो पिछले सालों में जो हमारी आर्थिक स्थिति रही है, उसमें जो ये वर्ग है 40-50 हजार रुपए जो लोग कमाते हैं, इस वर्ग को की काफी क्षति हुई है। ये वर्ग थोड़ा कमजोर हुआ है। कोविड के टाइम पे जो इन लोगों की बचत थी, वो मेडिकल खर्चे ने उस बचत में कमी कर दी है। पिछले 6-7 महीनों से एक तरह का कुछ आश्वासित हो रहा है ये कस्टमर कि अब स्टेबिलिटी आ रही है, अब एक संतुलन आ रहा है और उसका विश्वास वापस आने लगा है। लेकिन जो टू व्हीलर इंडस्ट्री को जो आप ये देखते हैं कि अरे भाई एसयूवी गाड़ियां बिक रही हैं लेकिन टू व्हीलर नहीं बिक रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि जो हमारी आर्थिक रिकवरी हुई है, ये पहले ऊपर के हाफ में जो उस वर्ग का कस्टमर है उसकी जेब में पहुंची। अब धीरे धीरे हमारे जो कस्टमर है उनकी जेब में पहुंचने लगी है। अगर यही दौर चलता रहा तो मेरे ख्याल से आप टू व्हीलर में भी उसी तरह की रिकवरी देखेंगे जिस तरह की आपने कार्स में देखी। आपको लगता है वह इस साल के सेकेंड हाफ में हो सकता है? ये शुरू हो गई है इस क्वार्टर से और धीरे धीरे अगर बाकी सब ठीक रहता है तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारी जो देश की जनता है वो यंग है, बिल्कुल युवा लोग हैं। इन लोगों को काम करना है, इनको ट्रैवल करना है, इनको पहले लोग पूरी ज़िंदगी एक गांव और एक छोटे कस्बे में बिता देते थे, लेकिन आज तो दिन में 1 या 2 बार इनको बगल के गांव या बगल के शहर में जाना पड़ता है। रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं तो ये मुमकिन होने लगा है और रिटेल फाइनेंस मिलने लग गया है काफ़ी लोगों को। आप ये सब चीज़ों को अगर देखें तो ज़रूर इसमें ऑप्टिमिस्टिक ही होना रहना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए और इस वर्ग के कस्टमर के लिए भी। इस समय हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है बजाज ऑटो का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है, उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमीज को इस समय जज करना बड़ा मुश्किल है। जो आंकड़ा हम देखते हैं उसके हिसाब से अमेरिका स्लो डाउन हो रहा है, अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल और यूनिक कंसर्न्स हैं और यूरोप की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या वो एक बड़ी चिंता है बजाज ऑटो के लिए? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। पिछले साल से एक्सपोर्ट्स में क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को लेके डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं वो वीक कमज़ोर पड़ी हैं, उसकी वजह से उन देशों में इन्फ्लेशन बढ़ा है, डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देख के इसको काफ़ी एक्सपोर्ट्स ने हिट किया, इसलिए एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन पे है। अब थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि संतुलन आ रहा है और रिकवरी भी होपफुली अब कमेंस करेगी। अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसको बस हम इसके साथ चल सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा इनको कंबाइन कर सकते हैं मार्केट अंडरस्टैंडिंग और मार्केट सिचुएशन के साथ। तो वही हमारा तरीका है कि ये रियलिटी को हम रिकग्नाइज करें, उसके साथ कदम रख के चलें, ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ ना करें जो मार्केट कंडीशंस के विपरीत हो, और वेट करें कि ये मार्केट भी बदलेगा। क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे जिस तरह भारत में वो चीज़ें हैं जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, वो इंटरनेशनली भी इमर्जिंग मार्केट्स में है, बल्कि वहाँ और भी स्ट्रांग है। तो जैसे ही इकोनॉमीज और करेंसीज ठीक होती हैं, ये भी एक दौर बदलेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट FY24 से बेटर होने लग जाएगा, एक्सपोर्ट मार्केट FY25 से बेटर होने लग जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ?
आप सही फरमा रहे हैं, हम लोग की भी यही आशा है, बट एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं कि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि FY25 में एक्सपोर्ट्स मार्केट बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो बॉटम पे पहुंच गया है, क्योंकि जो निरंतर डिक्लाइन था इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में बॉटम आउट हो गया है और अब एक तरह का संतुलन आ गया है और धीरे धीरे हमारी आशा है कि ये इम्प्रूव करेगा। मेरे ख्याल से Q3 Q4 से ही थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, सुधार देखने को हम लोग को मिलेगा। बट अगर FY25 में क्या जबरदस्त ग्रोथ होगा, उसके लिए मैं देखना चाहूँगा 2-3 क्वार्टर और, ये सोचने के पहले कि भाई हाँ अब FY25 में बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी। आप इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है और अब विश्व की 4th लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है आंकड़ों के हिसाब से। तो आपको अगर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनना है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनना है, तो आप क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या वो हो सकता है और कब हो सकता है? देखिए, ये तो एक नतीजा है। हम लोगों की कोशिश ये है कि अपनी काबिलियत बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स, अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से लेके अपने सर्कल में लेके आए, उनको संतुष्ट करें, उनको खुश करें और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ वो हमको ले जाता है। बट इस तरह का कोई न्यूमेरिक पोजीशन लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ते। हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमको अच्छे प्रोडक्ट्स डालने हैं, हमको अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, हमको ज़्यादा कंट्रीज में जाना चाहिए, हमको ज़्यादा सेगमेंट्स में जाना चाहिए। खुद कुछ चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने पार्टनर्स के साथ कंबाइन करके करते हैं। तो निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता रहनी चाहिए और चेष्टा होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या है? आज हम डेटा की बात करते हैं, आप वो कौन सा फिगर है, कौन सा लक्ष्य है जिसको आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक अचीव करने के लिए हम एम कर रहे हैं? इसमें निकुंज जी 3-4 चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको नंबर 1 बनना है या नंबर 2, पर आप किसी भी मार्केट में हैं तो आप टॉप 2-3 में तो होना ही चाहिए आपको। दूसरी चीज कि आप कस्टमर के जहन में होना चाहिए आपको, कि कस्टमर सोचे मोटरसाइकिल खरीदनी है तो उसमें उसके दिमाग में बजाज का नाम जरूर आना चाहिए। उसके बाद अलग चीज है कि हो सकता है हमारी मोटरसाइकिल महंगी हो सकता है कहीं अवेलेबल ना हो सकता है कि किसी और की उसको पसंद है, पर उसके जहन में जरूर आना चाहिए कि भाई बजाज एक अच्छा ऑप्शन है, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ कस्टमर होना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे जैसे हम ये अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे नहीं आ सकती। तो इसको हमको, क्योंकि हमारे को जवाब देना है हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे वेंडर्स को, हमारे डीलर्स को, तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग, और बजाज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास रही है, वो हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आखिरी कुछ सवाल और एक कंज्यूमर सेंट्रिक सवाल। दिवाली दशहरा आते ही कस्टमर स्कीम्स का वेट करता है। स्कीम्स में मोबाइल के, टू व्हीलर के साथ मोबाइल फ्री, कई कंपनी मोबाइल के अलावा गोल्ड सिक्का भी फ्री दे रही हैं। तो इस बार दिवाली दशहरा में क्या बड़ी स्कीम्स आनी चाहिए लॉजिकली? देखिए, हमारे जो सोचने का ढंग है कि ये स्कीम्स से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स ने ये किया है और कस्टमर्स में एक तरह की आशा पैदा कर दी है, बट इससे सिर्फ सेल इधर से उधर शिफ्ट होता है, किसी का कोई इसमें फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने भी पहले पार्टिसिपेट किया है स्कीम्स वगैरह में, लेकिन कुछ सालों से हम लोगों ने इस टाइप की एक्टिविटी को काफ़ी कम कर दिया है। इसके बजाय हम चाहते हैं कि यही चीज़ हम अपने प्रोडक्ट और प्राइस में इन्वेस्ट करें। अगर जो चीज़ हम 500 रुपये का, जैसे आप कह रहे हैं कोई स्कीम चलाए, उसके बदले हमको प्राइस में ही डालना चाहिए, ताकि कस्टमर को पता कि प्राइस बढ़ा के और फिर उसको स्कीम में देना वो हमको ठीक नहीं लगता। बट आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा कस्टमर्स की एक आशा बन जाती है कि भाई दिवाली है तो आप कुछ तो दीजिए, और डीलर्स लोग प्रेशर में आ जाते हैं। बट हमारा जो सिद्धांत है कि वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्कीम कल्चर है, इससे थोड़ा इसको कम करना या इससे दूर रहना ही बेहतर है इंडस्ट्री के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल कैटेगरी है उसमें आइशर एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, उनका 80% ज़्यादा मार्केट शेयर है। अब वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। ट्रायम्फ के साथ आपने टाई अप कर लिया है,
वहाँ पर हार्ले डेविडसन और हीरो की बाइक आ रही है, टीवीएस भी BMW के साथ में आने वाला है। क्या वह एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी जहाँ पर हम डिस्ट्रप्शन देखेंगे, बड़ी खबरें देखेंगे, बड़े लॉन्चेस देखेंगे? बिकॉज छोटा मार्केट है मगर मार्जिन आप उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं कि एक नीश टाइप का मार्केट है और ये जो कस्टमर है वो उसको एक तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, एक तरीके का फॉर्म चाहिए, एक तरह का उसको राइडिंग कंफर्ट चाहिए। और जब आप वो लेके आ सकते हैं और आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं फॉर्म के अलावा, जो क्लासिक फॉर्म है उसके अलावा आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी उसी मशीन में दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल बन जाता है कस्टमर के लिए। और यही चीज़ अब हो रही है और काफ़ी रुझाव रहेगा मेरे ख्याल से कस्टमर्स का कि उनको क्लासिक फॉर्म भी मिल रहा है, उनको परफॉर्मेंस भी मिल रही है वर्ल्ड क्लास, और ये सब चीज़ एक बढ़िया ब्रांड में पैकेज होके आई है। तो ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल रहेगा और काफ़ी वॉच द स्पेस एज दे से इन इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल ये देखने वाली इंटरेस्टिंग टाइम्स आर देयर। तो आखिरी सवाल, मैं क्लॉक पीछे की तरफ लेता हूँ। बजाज ऑटो को सेकेंड वेव में इकॉनमी की वजह से मार पड़ी, फिर ग्लोबल इकॉनमी की वजह से एक्सपोर्ट्स में मार पड़ी, और एक और मार पड़ी थी, वह थी हाई कमोडिटी प्राइसेस, जिनकी वजह से भाई वाजिब सी बात है कि इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आया था। तो एक कठिनाई के तौर से गुजरा है ऑटो सेक्टर और बजाज ऑटो, मगर आने वाले 3 साल क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ अच्छे और काफ़ी अच्छे रहेंगे? जैसे मोदी साहब का नारा है, अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, अच्छी कंपनी का बेंचमार्क यही होता है कि हमारे सबसे मुश्किल साल में हमने अपना बेस्ट फाइनेंशियल प्रदर्शन किया। FY23 was the best ever in terms of profit for Bajaj Auto. Q1, जबकि पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, was the best ever quarter for Bajaj Auto. तो अच्छी कंपनी का और अच्छे मैनेजमेंट का यही एक हॉलमार्क रहता है कि ऊपर नीचे तो जो होती है आर्थिक व्यवस्थाएं, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका, आप बस उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप उसको बदल नहीं सकते हो। और उस रिस्पॉन्स में अगर आप परफॉर्मेंस प्रदर्शन आपका अच्छा रहता है तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोगों को और जो हमारे पार्टनर्स हैं, डीलर्स, वेंडर्स, इन सबको, कि भाई ये लंबी रेस के घोड़े हैं, चाहे कुछ ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रदर्शन तो जरूर जारी रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन बजाज ऑटो के आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन नीति नाउ स्वदेश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।